नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी अनावरण। मुख्य द्वार के पास ही वह प्रस्तर धवल मूर्ति सफेद कपड़े से ढकी थी। मंच पर जाने से पूर्व कपड़ा हटाकर मूर्ति को अनावृत करना था। एक दिन पूर्व दिल्ली में अपने हाथों संपन्न एक पुस्तक लोकार्पण का दृश्य स्मरण हो आया। मन में विचार आया, क्या फर्क है पुस्तक लोकार्पण और मूर्ति अनावरण में? उत्तर भी अपने ही अंदर से निकला। एक कागज और दूसरी पत्थर की है, दोनों निर्जीव, पर पत्थर मूर्ति में ढलकर और कागज अपने ऊपर अक्षर उकेर कर जीवंत हो जाता है। इसलिए अक्षरों को अपने अंक में समेटे कागज और मूर्ति में ढले पत्थर में पांव लगाना वर्जित है। दोनों पूजनीय हैं। पुस्तक और मूर्ति दोनों लोक को ही समर्पित होती हैं। इसलिए मूर्ति के लिए भी लोकार्पण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मन इन विवेचनाओं में उलझा था। पांव मूर्ति तक पहुंच गए। चप्पल खोलकर उस चबूतरे पर पांव रखे जिसके ऊपर धवल मूर्ति विराजमान थी। ऊंचाई होगी 5 फीट। मूर्ति पर से कपड़ा हटाकर उसे लोकार्पित करते हुए उस महिला की प्रस्तर आंखों पर दृष्टि थम गई। अचानक मेरी आंखें भर आईं। बरसने वाली थी कि मैंने उन्हें छुपा लिया। वहां तो तालियां बज रही थी। प्रभाती और उसके देवर देवरानियां भी खुश। उस बीच मेरी आंखें क्यों भीगी? हृदय भी विदीर्ण हुआ। मंच पर आसन ग्रहण करने के बाद पुनः मन की शल्य चिकित्सा की। प्रभाती की सास की मूर्ति का अनावरण किया था, पर स्मृति में अपनी स्वर्गवासिनी सास उतर आई थी। और वे 2 बूंद प्रभाती की सास स्वर्गीय सत्यवती देवी को नहीं, अपनी सास स्वर्गीय बनारसी देवी के लिए अश्रु अंजलि स्वरूप थे। भाषण के लिए विषय तो मिल ही गया था। एक घरेलू महिला सत्यवती देवी के बारे में कम जानती थी, परंतु मरणोपरांत भी अपनी संतानों द्वारा पूजित महिला के सौभाग्य के साथ योग्य तथा कृतज्ञ बच्चों के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता था। आज इन्हीं विषयों के बारे में बोलने की जरूरत और सुनने की अपेक्षा भी होती है। बच्चे माँ बाप को जीते जी नहीं देखते। मरणोपरांत श्राद्ध कर्म में भी जल्दबाजी रहती है। दरअसल लोगों के पास उनके लिए रोने का भी समय कहाँ है। इसी आशय का भाषण भी दे गई। सुन सुनकर वैसा ही कुछ कर रहे लोगों की आंखें भरी। सामने ही प्रभाती का घर था। हम वहां थोड़ी देर रुके, चाय पी, वहां की विशेष मिठाई भी चखी। हम कोणार्क के पास ही थे। रात्रि के 9 बज गए थे, इसलिए सीधे जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए रवाना हुए। 1962 से आज तक कितनी बार पुरी जा चुकी हूँ, परंतु हर बार मंदिर की मूर्तियों के बारे में कोई न कोई दंत या शास्त्रीय कथा सुनने को मिलती है। इस बार एक मंदिर में स्थापित हनुमान जी के बड़े कान दिखाकर पंडा जी ने कहा, समुद्र के बिल्कुल पास होने के कारण यहाँ समुद्र का गर्जन तर्जन सुनाई पड़ता था। जगन्नाथ भगवान ने इस पर चिंता जताई। विचार विमर्श के बाद यह निश्चित हुआ कि समुद्र के शोर नियंत्रण की व्यवस्था हनुमान ही कर सकते हैं। इसलिए वहां हनुमान सोए हुए हैं। उनका लंबा कान उस ओर है जिधर समुद्र है। उन्होंने सारा शोर रोक लिया। अब मंदिर परिसर से बाहर निकलने पर समुद्र का गर्जन तर्जन सुनाई पड़ता है, अंदर नहीं। इसी प्रकार वहां बन रहे विशेष प्रसाद के बारे में भी चर्चाएं सुनी। बलराम और कृष्ण के बीच सुभद्रा की मूर्ति देख हृदय अनुराग से भर गया था। अर्थपूर्ण समाज में अब भाई बहन के प्रेम रंग भी फीके पड़ रहे हैं। तीनों मूर्तियों का दर्शन बिल्कुल पास से हुआ। मन प्रसन्न हो गया। गेस्ट हाउस पहुंचते पहुंचते रात्रि के 11 बज गए थे। बिस्तर पर सोने जाते हुए 12। मेरी बगल के पलंग पर प्रभाती लेटी थी। उसने कहा, मेरी सास बहुत बड़ी थी, वे सदा बहुओं का पक्ष लेती थी, बेटों का नहीं। उसने कुछ और संस्मरण सुनाए। मेरी आंखें खुल गईं। नींद जाती रही। आंखों के सामने प्रभाती की सास सत्यवती देवी की अनावृत प्रस्तर प्रतिमा थी। उसमें नींद कहाँ समाती। मैं अपने बिस्तर पर बैठ सुनने की मुद्रा में आ गई। प्रभाती भी कुछ सुनाने की स्थिति में। उसने कहा, बीए पास करने के बाद मेरे घरवाले, ससुर और पति मुझे वकालत पढ़ाने के लिए राजी नहीं थे।
मेरी सांस अड़ गई। उन्होंने कहा, प्रभाती वकील बनेगी। उनके बारे में सब जानते थे। यदि वे कुछ ठान लेती थीं तो करके दिखाती थीं। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी बेटी को स्वयं पालती थीं। मैं विद्यार्थी माँ जो थी, एक बार अपनी बड़ी बेटी ऐश्वर्या के लिए मैं गुड़िया खरीद लाई। थोड़ी देर के लिए कमरे के अंदर गई, बाहर निकलकर देखा तो गुड़िया गायब। मैं ढूंढ रही थी। मन में अनहात पसर आया, मेरी गुड़िया गुड़िया से खेलेगी, मैं देखूंगी। यह गुड़िया भी माँ की भूमिका में आ जाएगी। पर अबोलता गुड़िया गई कहाँ? मैं चिंतित हो गई। मैंने माँ से पूछा, आपने गुड़िया देखी है? हाँ, यह तो है गुड़िया। उन्होंने अपनी गोद में बैठी मेरी बेटी को दिखाकर कहा। मेरी हंसी फूट गई। मैंने कहा, यह नहीं, मैं खिलौने वाली लाई थी, वह गुड़िया। गुड़िया ढूंढने का मेरा प्रयास जारी था। वे दृढ़ता से बोली, मेरी पोती गुड़िया से नहीं खेलेगी। वे सब खिलौने खरीद लाओ जिनसे खेलकर यह डॉक्टर बन सके। इसे डॉक्टर बनाना है। मेरे गांव में बहुत सी महिलाएं डॉक्टर के अभाव में मर गईं। उसी शाम मैं वे खिलौने ले आई थी जो डॉक्टर के उपकरण और औजार होते हैं। मेरी सास बहुत खुश हुई। उन खिलौनों से ऐश्वर्या को खिलाती। उस समय उनकी आंखों में सपने तैरते मैंने देखे थे। ऐश्वर्या के 5 वर्ष होने तक दोनों उन उपकरणों से खेलती। वे हमेशा मरीज बनती थी। ऐश्वर्या उन्हें सुई लगाती, आला लगाकर जांचती, आंख, नाक, कान और जीभा का निरीक्षण करती, दवा लिखती। एक दिन नन्ही ऐश्वर्या जिद कर बैठी, मैं मरीज बनूंगी, आप डॉक्टर। वह लेट भी गई। उसकी दादी ने उसे झट से उठाकर कलेजे से लगा लिया। बोली, नहीं मेरी बच्ची, मरीज नहीं बनेगी, तुझे तो डॉक्टर ही बनना है। मेरी सास की मृत्यु के 5 वर्ष हो गए। इस वर्ष मेरी बेटी ने मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली है। कल ही परीक्षा फल घोषित हुआ है। पता नहीं क्यों इन दिनों मुझे अनुभूति हो रही है कि मेरी सास मेरे साथ है। प्रभाती की सास के बारे में सुनने में मेरी रुचि बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, वे तुमसे घर का काम भी करवाती थीं? प्रभाती ने कहा, ससुराल जाने से पूर्व मुझे मालूम था कि वहां खाना बनाना पड़ेगा। माँ ने भी विवाह निश्चित होने के बाद खाना पकाना सिखाया था। थोड़ा बहुत सीख पाई थी। माँ ने कहा था, अब आगे सास सिखाएगी, इसलिए तो वह भी माँ ही होती है ना। पर मेरी सास ने मुझे चौके में जाने ही नहीं दिया। वे मेरी पढ़ाई लिखाई की बात ही पूछती थी। मेरी जिद पर मेरी सास ने एक दिन मुझे चौके में जाने दिया। शाम को बोली, तुमने दाल में तड़का ठीक नहीं लगाया, भात भी गीला हो गया, सब्जी बेस्वाद। मैं तुमसे स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। मैं डर गई थी। उन्होंने कहा, इसमें अधिक सोचने की कोई बात नहीं। मैं 8 वर्ष की आयु से भोजन बना रही हूँ। कभी भात कच्चा रहा, कभी दाल जली, कभी तरकारी बेनमक बनी, ढंग की रोटी तो कभी बनी ही नहीं। मेरी माँ और फिर सास डांटती सिखाती रही। अब तो खाने वाले कहते हैं कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। अंधेरे में भी दाल में तड़का लगाऊं या कढ़ाई में तरकारी छौंकूं तो जीरा मिर्च और घी न जले। 50 वर्ष बीत गए एक ही काम में। मैं और घबरा उठी। वैसी कुशल गृहिणी सास की बहू बनना भी आसान नहीं। उन्होंने मेरा मन भाप लिया। बोली, मैं बीए पास बहू लाई हूँ। गांव में किसी के घर ऐसी बहू नहीं आई। मुझे मालूम था कि तुम्हें भोजन बनाने का प्रशिक्षण नहीं मिला होगा। तुम कलम चलाती रही, मैं कलछी। इसलिए आज के बाद भोजन बनाने की कोशिश मत करना। आगे पढ़ना, ऑफिसर बनना या वकील बनना। मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि मेरी सास अपने मन का उद्गार अव्यक्त कर रही थी कि भोजन बनाने की कला में मेरी अल्पज्ञता पर व्यंग। थोड़े ही दिनों में स्थिति स्पष्ट हो गई। वे मुझे किसी दफ्तर में कुर्सी पर बैठे फाइल पर कुछ लिखते देखना चाहती थी, पर उनके मन में वकील का काम ही बड़ा काम था। उन्होंने कहा, एमए पास करवा दिया, अब तुम वकालत पढ़ो। मेरे गांव में कितनी महिलाएं हैं जिन्हें अपना हक नहीं मालूम, कानून नहीं मालूम, पिस रही हैं अंधकार में। उनका केस भी कोई नहीं लड़ता। मुझे उन्होंने वकालत पढ़वाई और कहा, तुम कटक में रहोगी, वहां वकालत करोगी। वे मेरे साथ रहने कटक आ गई। मेरी दोनों बेटियों ऐश्वर्या और पाचुर्या की देखरेख करती थी। मुझे काला कोट पहनकर बाहर निकलते देख वे बहुत प्रसन्न होती थी। उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था, पर मेरी मोटी मोटी किताबें उलटती पलटती घंटों बैठी रहती। बीच बीच में उनकी हंसी फूट पड़ती। एक दिन उन्होंने कहा, प्रभाती, मेरा जीवन खाना बनाने में बीता है। 50 वर्षों से मैं सुबह शाम खाना बनाती रही।
परिवार और कभी कभी मेहमान भी खाते रहे। कभी स्वादिष्ट कभी बेस्वाद भोजन बना। आज तुम्हें नहीं दिखा या चखा सकती कि कब कैसा खाना बनाया। मेरे परिश्रम और मनोयोग से बनाए भोजन की हाड़ी 15 मिनट में खाली हो जाती रही। पर पढ़े लिखे लोग जो कागज पर लिख देते हैं वह नहीं मिटता। तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हारी नाती नातिन भी पढ़ेंगे। हमारा काम अच्छा है पर तुम्हारा काम हमसे अच्छा। मैं स्तब्ध होकर उनकी बातें सुनती। कितनी गहरी सोच थी उनकी। मैंने बीच में ही प्रभाती से पूछ दिया, तुम्हारे ससुर जी कहाँ थे? तुम्हारी सास की चर्चा में ससुर जी नदारद हैं। प्रभाती बोली, मेरे ससुर जी गांव में ही थे, वे पोस्ट ऑफिस की नौकरी करते थे। मैंने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में उनकी क्या भूमिका थी? वे अपनी पत्नी से सहमत थे कि नहीं? प्रभाती ने कहा, इस बारे में मेरी सास का बड़ा ही स्पष्ट मत था। वे पति की देखरेख और सेवा सम्मान भी करती थी, पर उनका कहना था, देखो तुम्हारे ससुर जी अकेले थे, मेरे आने के बाद ही परिवार बना। बच्चों का पालन पोषण भी मैंने ही किया। वे पोस्ट ऑफिस का काम करते रहे। उन्होंने दफ्तर के काम में कभी मेरी राय नहीं ली। इसलिए मैं समझती हूँ कि बच्चों की बातों में मैं भी उनकी राय क्यों लूँ। मैं जो भी निर्णय लेती हूँ वे समर्थन करते हैं। वे मेरे काम में दखल नहीं करते। महीने की दूसरी तारीख को अपनी पूरी तनख्वाह देने के सिवाय। पर मैं खेती बाड़ी भी संभालती थी, अन्न बेचती थी। कभी तुम्हारे ससुर जी ने मुझसे खेती की आमदनी नहीं मांगी, खेती के लिए खर्चा भी नहीं दिया। नए जमाने की नई बातें भी उनके कानों में पड़ती ही रहती थी। मेरे दफ्तर में पति पत्नी के झगड़े के मामले भी आते, मैं उनके मुकदमे लड़ती थी। वे अक्सर दूसरे कमरे में बैठी सुनती रहती। मेरे अंदर जाते ही प्रारंभ हो जाती, प्रभाती आज जो कमला आई थी ना, वह अपने पति के बारे में झूठ बोल रही थी। ऐसा भी कहीं हुआ है? मुझे लगता है कि कमला में ही कोई दोष है। ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरा मन कहता है कि उसका पति निर्दोष है। माँ जी, मुझे अभी कोर्ट जाना है। मैं कमला की वकील हूँ। आप उसके पति की वकालत कर रही हैं। आपकी बात सुनूं तो कोर्ट में गड़बड़ हो जाएगी। वे स्वर दबाकर कहती, पर दूध का दूध, पानी का पानी तो करना चाहिए ना। माँ जी, मैंने नाश्ता करते हुए कहा। मुझे कोर्ट के लिए बाहर आकर विदा करती हुई बोली, प्रभाती तुम कमला से फीस मत लेना। मैं जल्दी में थी, पर माँ जी के द्वारा कहा अंतिम वाक्य कोर्ट में बहस के दौरान भी कानों में गूंजता रहा। शायद ठीक से मैं कमला का पक्ष नहीं रख पाई और केस हार गई। उस मामले में हार कर भी मुझे जीत की खुशी मिली थी। बाद में बहुतों ने मुझे बधाई देते हुए कहा, अच्छा किया आपने। सच तो यह है कि कमला का पति हरि ही शोषित और प्रताड़ित है, कमला नहीं। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। पेशे के अनुसार मुझे केस जीतना चाहिए था। हार पर मिली बधाइयां स्वीकारते भी अजीब लग रहा था। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी भले न हो, हमारी माँ जी तो घर में दूध को दूध और पानी को पानी ही कहती और करती थी। बेटे को बहुत प्यार करती थी, पर मेरी दूसरी बेटी के जन्म पर बेटे की एक नहीं सुनी। मेरे पति की इच्छा थी कि मैं 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन नहीं करवाऊं, तीसरा बच्चा पैदा करूं, पर मेरी माँ जी अड़ गई। क्या कहा? तीसरा बच्चा क्यों? इसलिए कि ये दोनों बेटियां हैं। क्या बेटी क्या बेटा, प्रभाती भी तो बेटी ही है। अब क्या अंतर है? हमारे समय में अंतर था। बेटा बाहर के लिए, बेटी अंदर के लिए थी। अब तो दोनों बाहर भीतर कर रहे हैं। फिर बेटी क्या और बेटा क्या? और बच्चा पैदा करना क्या आसान है? कोर्ट में बहस करने जाने वाली बहू और कितने बच्चे पैदा करे। अस्पताल के उस कमरे में भीड़ जमा हो गई थी। बेटी के पक्ष में मेरी सास के लंबे भाषण के बाद लोगों ने तालियां बजाईं। मेरा ऑपरेशन करवा दिया। उसी अस्पताल में उस समय 4 अन्य जच्चाओं का भी ऑपरेशन कराने का मन बन गया। नेता बन गई थी माँ जी। पर मेरा राजनीति में जाना उन्हें नहीं रुचा। राजनीतिक कार्यों में मेरी थोड़ी बहुत रुचि और व्यस्तता देखकर बोली, क्यों करती हो यह काम? वकालत का काम अच्छा नहीं है क्या? है ना, पर मैं दोनों काम करूंगी, इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं, तुम्हारा वकालत छूट जाएगा। तुम राजनीति में ही ज्यादा समय देने लगी हो। उनका मन नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊं। मैं उनका मन भी नहीं दुखाना चाहती थी। वे मुझसे पूछती, यह जो तुम कर रही हो इससे क्या फायदा मिलेगा? पद प्रतिष्ठा की बात नहीं, पर लाल बत्ती की गाड़ी उनके मन में बैठ गई। उन्होंने समझौता कर लिया। बीमार पड़ी, कहने लगी, प्रभाती तुम भी लाल बत्ती वाली गाड़ी पर चढ़ोगी, पर ध्यान रखना
गांव की गरीब महिलाओं का मुकदमा लड़ना मत छोड़ना, उन्हें भी पढ़ाना लिखाना, इसलिए तुम्हें पढ़ाया था, इसलिए बीए पास बहू लाई थी। प्रभाती ने मेरी ओर देखा, पूछा। मेरी सास बहुत बड़ी महिला थी ना दीदी, उसकी आंखें भरी थी। मैं तो दूसरी बार अनावृत सत्यवती देवी के विशाल व्यक्तित्व के सागर में डुबकी लगा रही थी। मैंने कहा, प्रभाती, सायंकाल जिस प्रतिमा का अनावरण हुआ वह तो प्रस्तर थी। अभी रात्रि के 4 घंटे लगाकर जो अनावरण तुमने किया है वह स्वर्गीय सत्यवती देवी की विशाल प्रतिमा तुम्हारे अंदर समाई है, समाई रहेगी। यह जीवंत प्रतिमा है, अनावृत नहीं है तो क्या, उसका अनावरण तो तब तक होता रहेगा जब तक तुम हो। तुम्हारी बेटियां भी अनावरण करती रहेंगी, उनकी संतानें भी। ऐसे ही अनावरणों से तो पीढ़ियां संवरती हैं, व्यक्ति 7 पीढ़ियां आगे भी जिंदा रहता है। उसने कहा, ठीक कहती हैं दीदी, मेरी सास तो मेरी बेटी में भी जीवित है। ऐश्वर्या कहती है, मेरी बड़ी माँ दादी मेरी आदर्श है। कस्तूरबा गांधी, महादेवी वर्मा, इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं को न जाने कितने लोगों ने सिखाया, अवसर दिया। मेरी बड़ी माँ तो बिना विशेष अवसर मिले विशाल दिल वाली थी, पढ़ी लिखी से भी बढ़कर। मेरी बड़ी माँ सचमुच बहुत बड़ी थी। डॉक्टर बनकर मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। ठीक कह रही हो, तुम्हारी बेटी में प्रभावित रहेंगी तुम्हारी सास। वह अपनी संतान को भी बड़ी माँ की विशेषताएं बताएगी। शायद वे भी बोले, वाह, हम एक बड़ी महिला की संतानें हैं। बाहर कौवा बोलने लगा था, सुबह होने का संकेत। तो 5 घंटे लगे सत्यवती देवी के व्यक्तित्व के अनावरण में। लंबा समय लम्हों की अनुभूति देकर बीता था। भोर होने की अनुभूति के साथ अचानक मेरी हथेलियां पसर आईं। मेरे मुख से उच्चारित हुआ, करागेर वस्ती लक्ष्मी, कर मंध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सीता, सावित्री, अहिल्या, तारा, मंदोदरी तक गई। वे पंचकन्याएं थी। इस धरती पर उनका ही तो पुनर्जन्म होता रहा है। एक पुनरावरण सत्यवती देवी का भी, परस्तर प्रतिमा और जीवंत व्यक्तित्व का। मैं दूसरे अनावरण के भावों में आकंठ डूब गई थी। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी अनावरण। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।